नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पानीपत की धरती से केंद्र और हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने नोटबंदी, जीएसटी को लेकर सरकार पर वार किए तो संबोधन में 2024 के कांग्रेस के मुद्दों की झलक भी इस दौरान देखी गई। अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं को साधने का प्रयास हुआ। राहुल ने किसानों, छोटे व्यापारियों को लेकर भी सरकार पर तीखे हमले बोले। एक आंकड़ा देते हुए हरियाणा को बेरोजगारी में चैंपियन करार दिया है। ऐसे में चर्चा हम करने वाले हैं राहुल के आरोपों और वादों पर हरियाणा की जनता कितना यकीन करती है। हरियाणा में कांग्रेस को कितनी मजबूती इस यात्रा से मिलती है। सवाल यह भी होगा कि राहुल के सामने एकजुट दिख रहे हरियाणा कांग्रेस के नेता कब और कैसे एकजुट होंगे। पहले रिपोर्ट आप देखें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के तहत राहुल गांधी फिर से हरियाणा में हैं। यूपी से पानीपत आई यात्रा दूसरे चरण में हरियाणा के जीटी रोड बेल्ट के 4 जिलों से गुजरती नजर आएगी। ऐसे में पानीपत में कांग्रेस ने रैली का आयोजन किया तो कई मुद्दों के साथ पानीपत की धरती से राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर एक के बाद एक वार किए। नोटबंदी और जीएसटी को दो बड़े हथियार बताते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर छोटे व्यापारियों और उद्योगपतियों को बर्बाद करने के आरोप लगाए। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, मुझसे बेहतर ये दो पॉलिसियां नहीं थी। नोटबंदी और जीएसटी पॉलिसियां नहीं, छोटे स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने के हथियार। और ये सिर्फ पानीपत में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, ये पूरे देश में इन दो हथियारों ने जो देश को रोजगार देते थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते थे, इन दो हथियारों ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उनको खत्म कर दिया। सरकार पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाते हुए 140 करोड़ की जनसंख्या का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि देश का आधा धन केवल 100 अमीर लोगों के हाथ में है। राहुल ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने बेरोजगारी को लेकर हरियाणा सरकार को भी घेरा और कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी में चैंपियन बन गया है। आज 21वीं सदी में हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन है। आपने सबको पीछे छोड़ दिया बेरोजगारी में। कितना भैया? 38%। खुशी की बात नहीं, हरियाणा का जो युवा है, युवा शक्ति है, सारी की सारी जाया हो रही है। जाहिर है राहुल गांधी दक्षिण से यात्रा शुरू कर पूरे देश में लोगों के बीच जाकर भारत जोड़ने, मोहब्बत फैलाने का दम भर रहे हैं, तो वहीं कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। राहुल गरीब, पिछड़े, छोटे व्यापारी, कर्मचारी, किसान, कमेरे हर वर्ग को साधने की जुगत में हैं। हरियाणा में भी पहले चरण में 3 और इस बार 4 जिलों से राहुल गुजरेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी का जादू क्या 2024 में हरियाणा में चलेगा? क्या हरियाणा कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? अगर सत्ता के खिलाफ हरियाणा में लहर है तो क्या कांग्रेस इसे भुना पाएगी? क्योंकि 2024 से पहले हरियाणा में ये साल चुनावी माहौल के लिहाज से निर्णायक साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो दूसरे चरण के तहत राहुल हरियाणा में आ चुके हैं। 4 जिलों में इस बार रहने वाले हैं। शुरुआत पानीपत से की गई है और रैली का आयोजन भी किया गया। दावा था लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे। रैली को राहुल गांधी ने संबोधित भी किया और राहुल के संबोधन से आपको ये समझ भी आया होगा कि 2024 में कांग्रेस किन मुद्दों के साथ मैदान में होगी।
युवाओं की बात की गई, किसान कमेरों की बात की गई, छोटे व्यापारी की बात की गई है। लगभग हर एक वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। तो क्या वाकई चुनावी फायदा भी कांग्रेस को होने वाला है? क्या कांग्रेस हरियाणा में मजबूत होगी राहुल की 2 चरणों की इस यात्रा से? और क्या कांग्रेस एकजुट भी हो पाएगी? इसे लेकर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बेरोजगारी को लेकर जो चैंपियन हरियाणा को कहा गया है, उसकी क्या और कितनी सच्चाई है, उस पर भी बात होगी। तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी से प्रवक्ता प्रवीण अत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जी चर्चा में हैं, जेजेपी प्रवक्ता नलिन हुड्डा जी हैं और रेनेलो प्रवक्ता रजत पंडेजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंडेटा जी के साथ साथ राजकुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत चूंकि कांग्रेस का मुद्दा तो खटाना जी आपसे होगी। 2 चरणों में राहुल हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। पहले 3 जिलों को कवर किया गया, 4 जिलों से इस बार यात्रा गुजरेगी। क्या लक्ष्य आप लोग लेकर चल रहे हैं और क्या उम्मीदें हरियाणा से राहुल को? देखिए, लक्ष्य यही है कि जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल में केंद्र में और पिछले 8 साल से हरियाणा में प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति, आपस में द्वेष भाव की राजनीति, जात पात पर बांटने की राजनीति, रंग भेद पे बांटने की राजनीति, इस राजनीति से ऊपर उठकर राहुल जी देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पैदल चलकर वो सब लोगों से मिल रहे हैं, हर तरह के लोगों से मिल रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों से वो निकल रहे हैं, प्रदेशों से निकल रहे हैं, ग्रास रूट पे लोगों से मिल रहे हैं और लोगों की राय जान रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैंने कहीं भी हिंसा नहीं देखी। मैंने जितनी नफरत आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर सारा दिन दिखाई जाती है, जिस तरीके से बीजेपी ने 2014 के बाद जो माहौल हिंदुस्तान में जो बनाया है, जो माहौल वास्तव में इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की आर्थिक विकास के लिए एक बहुत विषमता वाला जो माहौल इन्होंने पैदा कर दिया। जिस तरीके से हम कभी भी कोई भी चैनल खोलते हैं, कोई भी न्यूज देखते हैं, कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंसा दिखाई देती है। तो उसको देखते हुए राहुल जी ने जो एक सोच थी, जो उनका एक सपना था, जो इनका एक इरादा था, मतलब हमारे लिए तो एक सपना है क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बट राहुल जी ने ये साबित कर दिया कि उन्होंने लहरों के तो क्या ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं, केवल सामाजिक यात्रा है? देखिए, राजनीतिक यात्रा, राजनीतिक लोग इसको सोचेंगे, लेकिन राहुल जी ने राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने ये यात्रा देश के लिए, राजनीति मकसद से ये यात्रा नहीं निकाली। अच्छा। उन्होंने देश को जोड़ने की बात करी है, भाई को भाई से मिलाने की बात करी है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे देश में अनेकताओं में एकता का देश है, विविधताओं में एकता का जो देश है। हमारे यहाँ सर्दी, गर्मी, बरसात, हर तरह की ऋतुएं, हर तरह के रंग के, कलर के, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं। जितनी भाषाएं हिंदुस्तान में बोली जाती है, मेरे ख्याल से किसी देश में नहीं बोली जाती। जितनी विविधताएं यहाँ पर है उतनी किसी देश में नहीं है। उस सबके बावजूद भी हिंदुस्तान अनेकताओं में एकता का देश है। यही संदेश राहुल जी ने दिया है कि अगर किसी देश की तरक्की, किसी गांव की तरक्की, किसी परिवार की तरक्की, किसी प्रदेश की तरक्की तब होती है जब हम सब एक मुट्ठी में एक साथ। अगर देश 1947 में आजाद हुआ तो उस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान था और देश की तरक्की और विकास और खुशहाली के सभी को एक साथ बढ़कर आगे आना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है अत्री साहब, एक लंबे समय के बाद हरियाणा कांग्रेस में ऐसा हुआ कि मंच पर लगभग सभी नेता, सभी बड़े नेता एक साथ नजर आए। अब कांग्रेस तो ये भी कहती है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सरकार में या फिर बीजेपी में बौखलाहट है। तो क्या कुछ ऐसा है कि बौखलाहट या हलचल कांग्रेस के इस रैली से या यात्रा से या शक्ति प्रदर्शन से आप लोगों में? नहीं, देखिए ज्योति, पहली बात तो ये है कि बौखलाहट तो खुद कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस खुद कंफ्यूज है। कांग्रेस यही तय नहीं कर पा रही है कि ये यात्रा निकाली किस लिए है। एक तरफ तो कहते हैं कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, दूसरी तरफ स्टेज से राहुल गांधी अपना 2019 वाला घोषणा पत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मुझे समझ ये नहीं आता कि आप इस यात्रा से चुनावी फायदा तो लेना चाहते हो, लेकिन आप इसको राजनीतिक यात्रा बताते हुए घबराते क्यों आप नहीं कहते कि राजनीतिक यात्रा है? जब यह सवाल पूछा जाता है कि क्या ये राजनीतिक यात्रा है, तब कांग्रेसी मित्र जो है वो दाएं बाएं की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इससे पता लगता है कि कांग्रेस खुद बहुत कंफ्यूज है इस मामले के अंदर। देखिए, मैंने राहुल गांधी जी के भाषण को भी ज्योति बड़े ध्यान से सुना। आपने भी एक सवाल किया कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य बड़ा सीधा है। कांग्रेस अपने अस्तित्व को ढूंढने का प्रयास कर रही है इस यात्रा के जरिए।
और राहुल गांधी जी की ये री लॉन्चिंग है, क्योंकि राहुल गांधी जी को पहले कांग्रेस ने 2014 में लॉन्च किया था, तो कांग्रेस जो है चुनाव हार गई, बहुत बुरी गत हुई, नेता प्रतिपक्ष का पद तक नहीं मिला। 2019 में फिर लॉन्च किया, फिर उससे भी बुरी स्थिति हुई। अब ये तीसरी बार राहुल गांधी की लॉन्चिंग और कांग्रेस का अपना अस्तित्व ढूंढने का प्रयास, ये तो कांग्रेस का लक्ष्य है। लेकिन कांग्रेस, जैसा आपने भी कहा कि क्या 2024 में जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी कांग्रेस, जिसका जिक्र राहुल जी अपने भाषण में भी कर रहे थे, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनेंगे, जिन विषयों का उन्होंने जिक्र किया, चाहे हम नोटबंदी की बात करें, चाहे हम जीएसटी की बात करें, ये मुद्दे तो 2019 के चुनाव में भी राहुल गांधी जी ने खूब बोला। क्योंकि 2016 में नोटबंदी हुई थी, 2017 में जीएसटी आया था, उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ और जनता ने कांग्रेस को दोबारा से उसकी औकात दिखा दी। तो जनता जब इन मुद्दों पे पहले से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दे चुकी है, और जहां तक नोटबंदी का विषय है, उसमें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, उसके बावजूद राहुल गांधी इतने कंफ्यूज हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या कहना है और क्या कहना चाहिए। देखिए, मैं हैरान था, आज उनका भाषण सुन रहा था, भाषण में वो कहते हैं कि साहब जो कितने लोग स्टेज पे बैठे हैं, 100 लोग तो बैठे होंगे, और फिर वो तुरंत ये बोल देते हैं कि देश की आधी जनता के पास जितना पैसा उतना 100 लोगों के पास। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या वो उन 100 लोगों के तरह इशारा जो स्टेज पे बैठे लोगों की तरफ था या किसकी तरफ था। तो अमीर लोगों के पास राहुल गांधी खुद इतने कंफ्यूज है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये बातें राहुल गांधी लगातार 2014 से बोल रहे हैं, सूट बूट की सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, जबकि गौतम अडानी साहब ने कुछ दिन पहले एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बड़ा स्पष्ट कर दिया। गौतम अडानी साहब को मुंद्रा पोर्ट जो है 1995 में राजीव गांधी जी के समय में मिली। यूपीए सरकार के अंदर, यूपीए 1 के अंदर लगभग 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार में मिले। यूपीए 2 के अंदर उनको 11,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट मिले। ये सारी चीजें वो खुद बता चुके हैं। तो राहुल गांधी ने सवाल पूछना था कि उस वक्त तो मोदी जी की सरकार नहीं थी, यूपीए तो आप ही की सरकार थी, तो उस वक्त ऐसा क्यों था। तो मेरा केवल ये कहना है कि जिस पार्टी का नेता खुद कंफ्यूज हो, जिसको स्वयं ये नहीं पता कि उसको क्या कहना और क्या नहीं कहना, उस पार्टी की यही स्थिति बनी रहेगी। भले हरियाणा की बात करें या बाकी देश की बात करें, कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है और ये 2024 में साबित भी हो जाएगा। राजकुमार जी, अगर बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस खत्म हो गई है, तो क्या राहुल गांधी की यात्रा या आज की रैली कम से कम हरियाणा में कोई संजीवनी साबित हो सकती है? साथ ही सवाल ये भी कि जिन मुद्दों का मंच से राहुल जिक्र कर रहे थे, क्या वो हरियाणा की जनता उन मुद्दों को सुनेगी, उन पर यकीन करेगी 2024 में? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस कमजोर तो हुई है, लगातार कमजोर हुई है, लेकिन कांग्रेस खत्म हो चुकी है ऐसा मान लेना उचित नहीं होगा। हरियाणा में नहीं, कम से कम हरियाणा समेत बिल्कुल हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ कांग्रेस है और मजबूत स्थिति में है, सत्ता में हो ना हो। कुछ राज्यों में सत्ता में भी, 3 राज्यों में सत्ता में रहे, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल में है, और बाकी जगह वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। तो यह मान लीजिए कि कांग्रेस खत्म हो गई है। और दक्षिण की बात करें तो कर्नाटक में भी कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। कांग्रेस कमजोर जरूर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जहां तक सवाल मुद्दों का है, तो राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए वो नए मुद्दे नहीं है। बिल्कुल, ये बात है कि 2019 में भी उनमें से ज्यादा मुद्दे मौजूद थे और लगातार वो मुद्दे उठाते रहे। लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जो काल्पनिक भी नहीं है। महंगाई है तो है, सबको नजर आती है, बेरोजगारी है तो है, वास्तविकता है। आंकड़ों पर बहस हो सकती है कि अब जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो कितना विश्वसनीय है, नहीं है, उसमें बहस हो सकती है। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, ये सारी समस्याएं तो है, पर नहीं है, पहले नहीं थी। अगर आप देखें तो ये मुद्दे हर चुनाव में 80% मुद्दे ऐसे होंगे जो समान रहते हैं और सदाबहार रहते हैं। हर सरकार उन पर वादे करती है, उसके बाद यथावत चीजें चलती रहती हैं। ठीक है। अब ये मुद्दे हरियाणा की जनता को कितना अपील करेंगे, इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस इन मुद्दों के प्रति अपनी विश्वसनीयता कैसे साबित करती है। ठीक, क्योंकि 2014 तक तो कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, तो क्या कांग्रेस के 10 साल के शासन में महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, आर्थिक विषमता नहीं थी? तो जनता बहुत विवेकशील है और कहीं ना कहीं कंपैरेटिव स्टडी भी करती है। बिल्कुल। चौथी बात, जी, क्या कांग्रेस एकजुट हो पाएगी हरियाणा में? कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है, इसमें दो राय नहीं है।
तीन जिले पहले और 4 जिले दूसरे चरण में। राहुल गांधी लगभग 1/4 हरियाणा नाप लेंगे। कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है, लेकिन नेताओं की गुटबाजी पर लगाम लग पाएगी, एकजुट हो पाएंगे। बिल्कुल, देखिए तो शाम विधायक किरण चौधरी बार देखिए पहले चरण के बाद भी किरण ये बार कहती रही, राजकुमार जी हमने 1-2 बार चर्चा भी की कि यात्रा में इस बार तो ये भी कहा गया कि गाड़ियां नहीं भेजेंगी, धक्का मुक्की होती है। पिछली यात्रा के दौरान, पिछले चरण के दौरान दरअसल कहा गया कि सभी एक नहीं थे, अगर सभी एक नहीं हुए तो पार्टी को नुकसान झेलना होगा, सभी को एक साथ आना होगा। तो पहले चरण और दूसरे इस चरण के दौरान भी जो नेताओं की गुटबाजी है या बयानबाजी है वो थमी नहीं है कम से कम। ज्योति, मैं वही कह रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं को विराम देकर के पार्टी के हित में अगर एकजुट होंगे और मेहनत करेंगे तो राहुल गांधी की इस यात्रा का चुनावी लाभ भी मिल सकता है। ठीक है। हालांकि कांग्रेस बार बार ये कहने से बचती है, संकोच करती है कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, एक राजनीतिक दल के नेता का कार्यक्रम है। आप 3,500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लगभग 120 दिन का प्रोग्राम है, 130 दिन का। तो आप कोई प्रवचन देने तो जा नहीं रहे, तो धार्मिक यात्रा तो ये है नहीं। अगर राजनीतिक यात्रा है, राजनीतिक माहौल बनाने के लिए है तो स्वीकार करिए, लेकिन उसमें संकोच की वजह है क्योंकि इस यात्रा के साथ, यात्रा की शुरुआत से कुछ सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन भी जुड़े थे और उनको साथ लेने के लिए जरूरी था कि कांग्रेस इसको राजनीतिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, चूंकि और विपक्ष के कुछ ऐसे दल भी जो कांग्रेस के साथ नहीं है उनको भी बुलाया गया था। चलिए आगे अभी चर्चा में बढ़ लेंगे। राजकुमार जी, नलिन जी, राहुल गांधी हरियाणा में 3 दिन पहले लगा चुके हैं, 5 दिन इस बार लगाने वाले हैं। पानीपत की आज की रैली की बात करें, काफी संख्या में लोग थे, हो सकता है कि यूपी के लोग भी उनके साथ आए हों, हो सकता है जो बार बार एलिगेशन लगाया जाता है कि कुछ गाड़ियां उनके साथ चलती हैं, बसें उनके साथ चलती हैं, उसमें अलग अलग राज्यों के लोग उनके साथ रहते हैं, लेकिन कम से कम एक कामयाब रैली तो कांग्रेस ने काफी लंबे समय के बाद करके दिखाई है, जिसमें सभी नेता एक साथ नजर आए हों, जिसमें कई मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य की सरकार को एक साथ घेरा गया हो। नलिन जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए रजत जी, इनेलो कैसे देखती है कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण को और आज की रैली को? देखिए ज्योति जी, जहां तक यात्रा का सवाल है, लोकतंत्र में ये तो प्रजातंत्र की खूबी है, हर एक को स्वतंत्रता है कि आप रैली निकाल सकते हैं जी। कभी भाजपा ने भी रथ यात्रा निकाली थी। तो जहां तक ये कहना कि ये सामाजिक है, पॉलिटिकल फायदा नहीं लेने की कोशिश कर रहे, ये कहना तो ये कांग्रेस का गलत होगा। ये निश्चित रूप से ये पॉलिटिकल गेन लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए यात्रा है। अच्छा सर, मैं आपके साथ शुरुआत में आपको रोक रही हूँ, क्योंकि अगले महीने से अभी भी यात्रा निकालेंगे तो वो भी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ही होगी, सीधा शब्दों में आप कह पाएंगे? देखिए ज्योति जी, फर्क है इसमें। हमारी यात्रा केवल सिर्फ आप किलोमीटर नाप रहे हो, उद्देश्य वो नहीं होगा हमारा। हमारा उद्देश्य होगा हम सब जो आम साधारण जनमानस है, गांव में जो रहने वाला व्यक्ति है, जो आखिरी व्यक्ति है, हमारा एक जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट। अच्छा। हमारा कंसेप्ट यात्रा का नहीं है। हमारा कंसेप्ट रहेगा जो भी जिस एरिया की गांव के लोकल इश्यूज हो गए, हमारी यात्रा उसके ऊपर है। हमारा संवाद रहेगा, गांव में बैठ के हम लोगों से चर्चा करेंगे, जो लोकल प्रॉब्लम्स है, जो लोकल समस्या है वो जानने की कोशिश करेंगे, उनसे रूबरू होंगे, 1 to 1 हमारी बातचीत रहेगी। तो हमारा पॉलिटिकल माइलेज कभी मतलब रहा ही नहीं था। कभी इंडियन नेशनल लोकदल का थोड़ा कंसेप्ट दूसरा है, ये बड़े प्रैक्टिकल तरीके से चलते हैं कांग्रेस वाले। किसान आंदोलन के समय भी इन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, एक भी नेता पूरे देश में नहीं था इनका जो इस्तीफा दे सके किसानों के लिए। भाषण बहुत बड़े बड़े दिए, इवन की टाइमिंग तक के ऊपर, अरे तब नहीं देना चाहिए था, पहले देना चाहिए था, बाद में देना चाहिए था। इवन जजपा के नेता जो है वो अभय सिंह चौटाला जी के इस्तीफे के ऊपर उन्होंने ये कहा था कि जिस मोटिव से इस्तीफा दिया था क्या वो अचीव हो गया। तो उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 85 में न्याय युद्ध के लिए स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने इस्तीफा दिया था इस्माइल के लिए। इस्माइल तो आज तक नहीं बनी, मगर इनकी सोच और छोटी सोच से बहुत ऊपर है इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता, बहुत
खुददार और कर्मठ है, जो इतने लंबे समय के बावजूद भी पार्टी की सही जो सच्ची नीतियां हैं और ईमानदारी से जो एक तरीका है काम करने का, वर्किंग पता चल जाती है किस नेता की कैसी है। तो यू कैन इजीली मेक आउट कि कौन सीरियस है, कौन मुद्दों के लिए तारीफ तो सीरियस सभी है। करते हैं। कांग्रेस भी कहती है कि हम भी देखिए धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, पूरी तरह से हम मोहब्बत फैलाने का, प्रेम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो भी अपनी पदयात्रा का लक्ष्य कुछ ऐसा बताते हैं कि केवल पॉलिटिकल माइलेज लेना उसका लक्ष्य नहीं है। नहीं, पॉलिटिकल माइलेज लेना ही लक्ष्य है। लेकिन राहुल गांधी जी की मैं एक जगह तारीफ करूंगा, उनमें ग्रेस है, नो डाउट। ये कहते हैं मुझे कोई गुरेज नहीं है। एक पॉलिटिकल उसके अंदर भी ही हैज सम ग्रेस। बहुत से मुद्दों के ऊपर मैंने देखा है, जब पुल टूटा था गुजरात में, और भी बहुत से इश्यूज है। मैं राहुल गांधी जी को अप्रिशिएट करता हूँ, आई लाइक हिम एज अ लीडर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पार्टी की, जहां तक कांग्रेसियों की बात है, आप चाहे हरियाणा के कांग्रेसी ले और ले, इनका एक ही मोटिव रहता है, कहीं पे भी कोई मुद्दा हो जाए उनको उसको पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं, रादर देन आप उन लोगों को जाने, उन लोगों में घुले मिले, उन लोगों में बैठे। वो बैठते घुलते मिलते नहीं है। उनका केवल ये होता है कि आप ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करें और सिर्फ पॉलिटिकल, प्योर पॉलिटिक्स। उसमें कोई, आप चाहे उनका इतिहास उठा के देख लीजिए किसी भी मुद्दे के ऊपर। तो यहाँ मैं यात्रा के ऊपर के संदर्भ में नहीं कहना चाहूंगा मैं कुछ। लेकिन हाँ, जहाँ तक हरियाणा के जो कांग्रेसी हैं, हरियाणा के जो बड़े लीडर्स हैं, उनकी जो गुटबाजी है वो दिखाने की कोशिश तो करेंगे। ये थोड़े दिन की जो यात्रा है, पहले भी कोशिश की थी इन्होंने, एक दिखावा जरूर रहेगा कि हम इकट्ठे हैं, एक मंच पे है सारा कुछ। वो मजबूरी है उनकी, क्योंकि उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो यात्रा कर रहे हैं। अब इस टाइम पे वो चाहकर भी ऐसा कोई नहीं स्टेप उठाना चाहते जिसकी वजह से उनको कुछ बाद में झेलना पड़े। लेकिन आपस की गुटबाजी, चाहे कांग्रेस के प्रधान है जो बनाए हैं उदयभान जी, चाहे उनके बयान ले लीजिए, आपने किरण जी का जिक्र किया। किरण जी हालांकि बहुत बारी ये बोलती दिखी हैं कि सबको एकजुट होना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए। उनका मैसेज उनकी तरफ से रहता है कि पार्टी में गुट हावी है, उस गुट को हावी होके नहीं रहना चाहिए, सारा कुछ उनके हाथ में। वो उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है। बिल्कुल, इस तरह की बयानबाजी उनकी ओर से अब हाल फिलहाल की बात करें तो काफी तेज हो गई है। नलिन हुड्डा जी, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो जेजेपी कैसे कांग्रेस की इस यात्रा को देख रही है, और साथ ही जो रैली की गई है, क्योंकि 2023 बेहद अहम होने वाला है सभी दलों के लिए, 2024 की तैयारियों का आप कह सकते हैं ये साल रहेगा। ऐसे में क्या मान रहे हैं आपकी कांग्रेस को मजबूती मिलेगी राहुल गांधी की इस यात्रा से, अगर कांग्रेस को एकजुट कर पाने में भी राहुल कामयाब हो जाते हैं? मेरी आवाज अब आ पा रही है आप पर? जी, मेरी आवाज आ पा रही है? जी बिल्कुल, बोलिए आप। तो देखिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, मेरा ऐसा मानना है कि भारत तो जुड़ा हुआ है, अगर केवल एक चीज जो जुड़ी हुई नहीं है वो कांग्रेस खुद है। तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले इन्हें कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, जिसमें अभी आपने खुद ही बताया कि बड़े लंबे अरसे के बाद देखा गया कि एक ही मंच पे सभी कांग्रेसी एक साथ आ पाए। और ये भी आज अगर राहुल गांधी हरियाणा में नहीं आते तो शायद ये मौका भी नहीं आता कि सारे कांग्रेसी कहीं एक मंच पे आ पाते। अब रही बात यात्रा के इंटेंट की, ये कहीं पर भी यात्रा में, मैं यात्रा को फॉलो कर रहा हूं, इनके भाषण भी सुनता हूं, तो मुझे कहीं भी ये क्या बेहतर देश के लिए या हरियाणा के लिए करना चाहते हैं वो कहीं भी बताया नहीं गया, कहीं पर भी आउटले नहीं किया गया। सिर्फ क्रिटिसिज्म, सिर्फ एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट रवैया, और जो शब्दों का जो ये चयन करते हैं वो आप देखिए कि हमेशा ये बात कही जाती है डर का माहौल है, कोई कुछ कह नहीं सकता, सब लोग बहुत डरे हुए हैं। तो आप एक चीज देखिए, आज राहुल गांधी जी खुल के कटाक्ष कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और स्टेट की तरफ से उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है, उनके रोड मैप्स बनाए जा रहे हैं। तो क्या ये डर का माहौल है? इसमें ये इंटेंट दिखाता है कि जो इस तरह के शब्द है, डर, टूट जाएगा देश, और बहुत ही एक केओस है, सब डिवाइडेड हैं, ये कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल एम्बिशन दिखाता है, लोगों को डरा के पोलराइज करने के लिए। और ये साफ साफ दर्शाता है कि जो राजनीतिक जमीन कांग्रेस खो चुकी है हरियाणा में खासकर, उसको वापस गेन करने के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, लोगों को भ्रमित किया जाता है, और इस तरह से ये यात्रा का जो राजनीतिकरण है वो कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है।
तो राजनीतिक पार्टी है ना, राजनीतिकरण तो करना ही चाहिए, इसमें तो क्या, इसमें बुरा क्या है? ये स्वीकार नहीं करते वो अलग बात है, ये सीधे 2024 की तैयारी, नहीं बुरा नहीं है, 2024 की तैयारी के तौर पर पता नहीं कांग्रेस है, पेश कर बुरा नहीं है जी। ठीक है, मनीष खटाना जी, राहुल मैंने बुरा नहीं कहा, मैंने ये कहा, एक सेकंड में बोले, मैंने ये कहा कि राजनीतिकरण अगर कर रहे हैं तो बोलें कि ये पॉलिटिकल यात्रा है। इनकी वेबसाइट के ऊपर भी भारत जोड़ो यात्रा के कहा गया है कि दिस इज अ सोशल मूवमेंट एंड नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट। तो जब एजेंडा और जो उसके गेन्स है वो पॉलिटिकल और राजनीतिक हुए तो मूवमेंट सोशल कैसे हो गई? बिल्कुल। खटाना जी, आपने राहुल गांधी की पूरी स्पीच को, पूरे भाषण को सुना होगा। सभी उन्हीं मुद्दों का जिक्र है कमोबेश, जिनका सभी राज्यों में वो कर रहे हैं, जिसमें नोटबंदी की बात करें, जीएसटी की बात करें, किसान कमेरों की बात करें, युवाओं की बात करें, अग्निवीर योजना की बात करें। हरियाणा के लिहाज से कुछ बहुत अलग नहीं कहा गया। या तो हरियाणा के नेताओं से इससे पहले ज्यादा बातचीत नहीं की गई संबोधन को लेकर, भाषण को लेकर, कि क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जो जनता को सुनकर लगे कि हाँ हरियाणा की बात हो रही है, हरियाणा की जनता की बात कर रहे हैं राहुल। जो मेरे भाई बात कर रहे थे कंफ्यूजन की, जिन्होंने बात करी कि राहुल जी कंफ्यूज थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ अत्रे साहब से, जब नोटबंदी की गई तो क्या मोदी जी कंफ्यूज नहीं थे? जब गब्बर सिंह टैक्स हिंदुस्तान पे लगाया गया और नहीं, नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी, आपने अगर रिसेंट अभी आपको पता चला हो, कह चुका है सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल ठीक था ये। नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, नहीं प्रक्रिया बिल्कुल ठीक थी, नहीं प्रक्रिया बिल्कुल ठीक थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था। इससे पहले 6 महीने तक बातचीत चलती रही। ज्योति जी, जो अर्थव्यवस्था और जो जीडीपी गिरी, क्या वो ठीक थी? क्या जीएसटी ठीक थी? क्या काले कृषि कानून ठीक थे? तो फिर मोदी जी ने माफी क्यों मांगी? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मुद्दे बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे कि जो सीधे हरियाणा की जनता से जुड़े हों। हाँ, पानीपत के उद्योगपतियों की बात की गई, बेरोजगारी को लेकर कहा गया कि हरियाणा बेरोजगारी में चैंपियन है। देखिए, हरियाणा बेरोजगारी में चैंपियन है। हुड्डा साहब के कार्यकाल में हरियाणा बढ़ती आय और निवेश में नंबर 1 था। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज हरियाणा क्राइम में नंबर 1 है, आज हरियाणा अगर और चीजों में देखें तो वहाँ नंबर 1 हो गया। खिलाड़ियों के सम्मान में जो हरियाणा नंबर 1 हुआ करता था, जो खिलाड़ी 2% की आबादी हरियाणा की है हिंदुस्तान में, और जब पदक लाने की बात करते थे 66% पदक हम लाते थे। लेकिन जो हुड्डा साहब ने पदक लाओ पद पाओ की नीति के तहत जो खिलाड़ियों का सम्मान किया, बीजेपी ने एक भी खिलाड़ी को पद नहीं दिया। और जो हुड्डा साहब के कार्यकाल में ओलंपिक जीत कर आए, आज तक वो पदोन्नति के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और जहां तक बेरोजगारी की बात है, जहां तक हरियाणा की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जहां हरियाणा की चैंपियन की बात है, ये सच्चाई है। और जो अग्निवीर की बात है, जो 4 साल के लिए या ठेकेदारी प्रथा सेना में शुरू कर दी, क्योंकि हरियाणा का हर घर से एक जवान या एक किसान, हरियाणा का हर घर का जो किसान है, उसका जो बेटा है, उसका भाई है, वो सेना में है। तो अग्निवीर का सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट जो पड़ा वो हरियाणा में पड़ा। तो बेरोजगारी की जो बात करी, जो अग्निवीर की बात करी, वो मुद्दे बिल्कुल ठीक है। नोटबंदी है, चाहे जीएसटी है, चाहे काले कृषि कानून है, ये बिल्कुल वही मुद्दे हैं जो लोगों को वाकई में ही लोगों को झंझोड़ दिया। और जो मेरे भाई कह रहे थे कि कांग्रेस जमीन ढूंढ रही है, तो हरियाणा में सबसे बड़ा दल बीजेपी का, जिसकी 40 सीटें हैं, और उसके बाद मुख्य विपक्षी दल हमारी 31 सीटें हैं। 41 हो गई अभी तो। नहीं, ये अपडेट कर लीजिए आप, 41 है, आप 30 हो गए हैं। मैडम 30 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी 41 हो गई, हमारी 30 हो गई। लेकिन 2019 के चुनाव में हम 31 जीते थे, वो 40 जीते थे। 9 सीटों में जो डिफरेंस था वो 6000 वोटों का था। तो हम जमीन नहीं ढूंढ रहे। और हुड्डा साहब ने आज पानीपत में रैली करके ये साबित कर दिया कि हरियाणा का जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे उसमें जवान हो, हर आदमी हुड्डा साहब की नीति में, हुड्डा साहब के भाईचारे में, छत्तीस बिरादरी में, विकास में विश्वास रखता है। और जिस तरीके से आज कड़ाके की ठंड में लोगों ने वहां पर 9 बजे जाकर जो हाजिरी लगाई है, 11 बजे रैली का टाइम था, 9 बजे वो रैली फुल हो चुकी थी। जितना भी वो रैली का स्थल था, बाहर चारों तरफ जाम था। तो इस बात का ये शुभ संकेत है कि 2024 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है। और बीजेपी जेजेपी के जो लोगों को ठग कर ठगबंधन की जो सरकार बनी है उसको जा रही है। ये बिल्कुल साफ संकेत है। हुड्डा साहब को कार्यकाल को आज लोग याद रखते हैं, उनको याद करते हैं। जिस तरीके से वो विकास का जो पहिया जो 2014 के बाद रुक गया है, लोग चाहते हैं कि दोबारा वो भाईचारे का पहिया, वो विकास का पहिया, वो आर्थिक नीति का पहिया वो घूमना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार जो आज हम 30 पे हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ, जो ये लोग कहते थे 70 पार, 73 पार, 80 पार, 83 पार,
ये लोग 40 पे आकर रुके और इस बार हुड्डा साहब इनको 70 पार कर दिखाएंगे। हरियाणा की जनता बिल्कुल टकटकी लगाई बैठी है। प्रवीण अत्रे जी, आप चाहे आज इलेक्शन करा लो चाहे 2024 में करा लो। खटाना जी, अभी आप रुकिए, आपकी बात हमने सुनी पूरी। प्रवीण अत्रे जी, पहले 3 जिले नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दूसरे चरण में पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, 7 जिलों को चुना गया के बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति को कैसे देखती है कि 7 जिलों से ये यात्रा गुजरेगी, राहुल जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, कुछ वीआईपी या सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी उनके साथ इस दौरान मुलाकात करेंगे। क्या असर आप देखते हैं 7 जिलों में? अगर पूरे हरियाणा में यात्रा जाती तो 22 जिलों में जानी चाहिए थी जी, 7 में ही क्यों, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए अभी जो बार बार एक बात पे चर्चा हो रही थी कि कांग्रेसी इसको राजनीतिक यात्रा कहने से घबरा क्यों रही, बड़ा सीधा सा है। कांग्रेसी राहुल बाबा को बचाना चाहते हैं अपयश से, क्योंकि राहुल बाबा के 2014 में इनके नेतृत्व में कांग्रेस बुरी तरह से हारी, 2019 में हारी। मैं विधानसभा चुनाव का तो जिक्र ही नहीं करता, फिर तो 40 चुनाव ऐसे हैं जो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस बुरी तरह से हारी। लेकिन कांग्रेस ये जानती है कि 2024 में भी ये हारे, लेकिन राहुल बाबा उस अपयश से बचे रहे, ये योजना पे कांग्रेस काम कर रही है। जो खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है वो भी इस योजना का ही हिस्सा है। आप देख लीजिएगा जब 2024 में कांग्रेस हार जाएगी तभी ये कांग्रेसी मित्र ही ये कहना शुरू करेंगे राहुल जी को सामने लाओ, राहुल जी को आगे लाओ, फिर राहुल बाबा को दोबारा से कांग्रेस री लॉन्च करेगी। ये इनकी योजना है, तभी इसको पॉलिटिकल यात्रा बताने से कर रहे हैं। क्यों नहीं कहते ये पॉलिटिकल, क्योंकि ये जानते हैं कि होना क्या है। अब जब एक बड़ी चीज जो राहुल जी ने 2-3 चीजों का जिक्र किया, राहुल जी ने कहा देखिए मैं अग्निवीर योजना की बात करता हूँ और मुझे कहते हैं कि सेना के खिलाफ बोल रहा है। राहुल जी सेना के खिलाफ इसलिए आप बोल रहे हो क्योंकि जब आप सेना अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, आप सबूत मांगते हो। राहुल जी जब आप ये कहते हो कि चीन बॉर्डर पे हमारे सैनिक पिट रहे हैं तब हम कहते हैं आप सेना के खिलाफ बोल रहे हो। गलवान के अंदर जब हमारे सैनिक और चाइना के सैनिक आमने सामने होते हैं और आप चीन के राजदूत के साथ जाके रात को मीटिंग करते हो तब हम कहते हैं आप सेना के खिलाफ बोल रहे हो। तो राहुल जी को अपने आप को थोड़ा करेक्ट करना चाहिए। उनके बयान उठा के देखिए, लगातार ऐसे बयान जारी होते हैं जो हमारे सैनिकों का मनोबल कमजोर करते हैं और चीन के पक्ष में होते हैं, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन से वहां से पैसा मिला डोनेशन के रूप में, एमओयू जाके चाइना से साइन किया कांग्रेस पार्टी। तो ये बहुत से विषय हैं जिनके ऊपर बात करने से कांग्रेसी मित्र बचने का प्रयास करते हैं। अब बेरोजगारी का विषय लीजिए, देखिए अब ये तो वही बात होगी, घर की बही काका लिखनिया। कभी ये कह देते हैं 27% है, कभी कह देते हैं 28% है। कल परसों हुड्डा साहब 37 बता रहे थे, आज राहुल जी 38 बता रहे हैं। ये 37 पॉइंट समथिंग है, चूंकि आप जानते हैं सीएमआई की जो रिपोर्ट है उसमें 37.कुछ% बताया गया है। हालांकि आप लोग नीति आयोग और आप लोग नहीं मानते हैं इसे, लेकिन कांग्रेस ये भी कहती है जहां आप लोगों को अच्छे लगते हैं जिन राज्यों में, वहां इसकी रिपोर्ट को मान भी लेते हैं आप लोग। नहीं, हमने तो माना, हम तो शुरू दिन से लगाए थे इन्होंने। जी अत्रे साहब आपकी आवाज नहीं मिल रही है। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता की एजेंसी है और वो कांग्रेसी कार्यकर्ता 2019 में कांग्रेस ने जो चुनावी मैनिफेस्टो बनाने के लिए कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के मेंबर्स के नाम पढ़ लीजिए, उसमें उनका नाम है। जो उस वक्त कांग्रेस के जो नेता पी चिदम्बरम वो अध्यक्ष थे और महेश व्यास है शायद उनका नाम, जो सीएमआई के एमडी है, वो उनके सहयोगी थे उस कमेटी के अंदर। तो अगर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी एक प्राइवेट एजेंसी चलाता है और वो कोई भी आंकड़ा जारी कर देता है और उस पर सारे कांग्रेसी मित्र जो है वो चिल्ला चिल्ली शुरू कर देते हैं, उससे पता लगता है किस तरह की राजनीति हो रही है। वरना देखिए फिगर क्या होती है कि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में हुड्डा साहब ने कितनी सरकारी नौकरियां दी, मनोहर जी के 8 साल में कितनी सरकारी नौकरियां दी, उनका अंतर देख लीजिए, बिल्कुल उससे आपको पता लगेगा। और एक बात कहते हैं कि हमारे हुड्डा साहब के टाइम में हरियाणा जो है प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि उस वक्त लगभग 1,27,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी हरियाणा की, आज वो प्रति व्यक्ति आय 2,47,000 रुपए से ज्यादा है। फिर ये कहते थे कि हमारे समय में नंबर 1 था। मतलब कितना बड़ा झूठ बोलने का प्रयास करते हैं और इनको लगता है कि ये झूठ बार बार बोलेंगे शायद जनता इसको सच मानने लगे। अरे भाई, जनता ने आपको पहले भी आजमा के देख लिया और जनता ने आपके इन्हीं झूठ की वजह से, आपने जिस तरह को जनता को लगातार धोखा देने का प्रयास किया, उसी का नतीजा ये है कि जनता ने आपको साइडलाइन लगाया हुआ है। एक और चीज जो है, बार बार देखिए, एक तरफ तो कांग्रेसी मित्र ये कहते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी में नफरत की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है। और वही राहुल गांधी अपने भाषण में कहते हैं, अभी कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हमें कहीं नफरत देखने को नहीं मिली। मतलब समझ नहीं आ रहा कहना क्या चाहते हैं ये। इनको टीवी चैनल ये कहना ये चाह रहे हैं अत्रे साहब कि मीडिया और सोशल मीडिया मिलकर कोई एजेंडा ऐसा चला रहे हैं कि देश में हिंसा के या सब अलग अलग धर्मों में, जातियों में एक दूसरे के खिलाफ जहर के। इनका कहना ये है कि कोई ऐसा एजेंडा देश में चलाया जा रहा है कि जिससे लगे कि देश में एक दूसरे के प्रति बहुत नफरत है, जो कि धरातल पर नहीं है। फ्रस्ट्रेशन का स्तर है ना। राहुल गांधी भी आप मीडिया बंधुओं को तो घोड़े से कंपेयर कर रहे थे। वो कहते हैं जैसे घोड़े की लगाम को खींच के उसको दाएं बाएं मोड़ लिया जाता है, ऐसे मीडिया बंधु दाएं बाएं मुड़ रहे हैं। मतलब उनकी फ्रस्ट्रेशन का स्तर देखिए आप, किस स्तर तक वो फ्रस्ट्रेटेड है। हालांकि वो जो हर तरह के आरोप लगाते हैं, हर जो भाषा नहीं बोलनी चाहिए ऐसी भाषा का कांग्रेसी मित्र प्रयोग करते हैं, उसके बावजूद वही एजेंडे पे आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक ऐसी राजनीतिक दल जिसका इतिहास धर्म के नाम पे देश के टुकड़े करने का रहा हो, और वो राजनीतिक दल ये कहता है हम तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इससे बड़ा मजाक क्या होगा देश की जनता के साथ। ठीक है, मैं बेरोजगारी के मुद्दे को आगे ले जाते हुए राजकुमार जी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE जिसकी रिपोर्ट को लेकर बार बार कांग्रेस सरकार को घेरती है। हालांकि ये फैक्चुअल बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है जो अत्रे साहब की ओर से कहा गया कि जो MD है उसके उनका नाम बार बार सामने आता है कि 2019 में कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाने वालों में से वो एक थे, ये इसमें बार बार बीजेपी कहती है। तो ये जो आंकड़ा है कि करीब 38% लोग हरियाणा में बेरोजगार के हैं, या ये भी कहा जाता है कि हर तीसरा शख्स हरियाणा में बेरोजगार के। आपको लगता है कि सरकार की ओर से ये कहे जाने के बाद कि ऑथेंटिक नहीं है, ये कांग्रेस की अपनी रिपोर्ट है, कांग्रेस का अपना आंकड़ा के, क्या मेरा सवाल ये कि क्या हरियाणा की जनता यकीन करेगी कि हरियाणा में बेरोजगारी है या हरियाणा बेरोजगारी में चैंपियन है? देखिए, हरियाणा की जनता को सच जानने के लिए किसी निजी कंपनी के या किसी निजी संस्था के आंकड़े की जरूरत नहीं है। जो लोग जहाँ रहते हैं उनको वहाँ का सच पता है। दूसरी बात, इस तरह के आंकड़ों पर जब भी आप यकीन करेंगे तो सरकारी एजेंसी के आंकड़े पर यकीन करेंगे, क्योंकि उनका एक नेटवर्किंग होती है, उनका काम करने का ट्रांसपेरेंट तरीका होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है उस आंकड़े पर आप यकीन करेंगे, या सरकार की दूसरी एजेंसियां हैं जो जॉब से रिलेटेड डाटा। लेकिन नीति आयोग नहीं मानता इस एजेंसी की रिपोर्ट को, नीति आयोग नहीं मानता। तो आप यकीन करेंगे तो किसी सरकारी विश्वसनीय एजेंसी की रिपोर्ट पर करेंगे, आंकड़े पर करेंगे, किसी निजी एजेंसी पर नहीं करेंगे। और तो ऐसी एजेंसी कई भी हो सकती है जी। तो मुझे नहीं लगता CMI की रिपोर्ट को इतना ज्यादा वजन देना चाहिए कि उस पर इतना बड़ा मुद्दा बन जाए। और ये बात अगर प्रैक्टिकली आप देखें, आप भी हरियाणा में, हम भी हरियाणा में रहते हैं, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। हरियाणा वासियों के लिए कुछ ज्यादा ही रोजगार की संभावनाएं हमेशा से रही है। दिल्ली में भी आप देखें बहुत सारी सेवाओं में हरियाणा के लोगों की भागीदारी काफी है। तो ये मान लेना कि हर तीसरा व्यक्ति रोजगार है, हरियाणा में आंकड़ा 38% के आसपास पहुंच गया, मुझे लगता है बहुत विश्वसनीय नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। जितने उद्योग हरियाणा में है उतने राज्य के किसी आसपास के राज्यों में नहीं है। राजस्थान में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अभी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के तार्किक नहीं लगता ये आंकड़ा। इसलिए हमें नीति आयोग की रिपोर्ट पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए बजाय किसी निजी संस्था के। जी अत्रे साहब, अगर मैं ठीक हूँ तो करीब 1 लाख का आंकड़ा आप लोग देते हैं कि 8 साल में हमने नौकरी दी, जो कि हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल या पिछली सरकार के कार्यकाल से भी कहीं ज्यादा के। और ये रिपोर्ट ये कहती है कि हर तीसरा शख्स हरियाणा में बेरोजगार है। जब एक ही बात को बार बार बोला जाएगा, कहा जाएगा, तो नहीं लगता कि बेरोजगारी हरियाणा में एक बड़े मुद्दे के तौर पर आगामी चुनाव में पेश किया जाएगा? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस वही प्रयास कर रही है। एक्चुअली कांग्रेसी मित्र जो है, इसमें के प्रचार मंत्री थे गोयबल ने ये कहा था कि अगर ये झूठ को बार बार बोलो सच लगने लगता है। तो कांग्रेसी मित्र जो है गोयबल के चेले हैं, वो ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो बात राजकुमार जी ने कही है कि जनता बेहतर जानती है, जनता देख रही है, क्योंकि जनता आप जहाँ रह रहे हो आपको अपने आसपास दिखता है। और एक और बात जो राजकुमार जी ने कही बिल्कुल बेहतर, देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट, NSSO इसकी रिपोर्ट, और अगर मान लीजिए आप इन दोनों रिपोर्ट की बात भी ना करें तो जो परिवार पहचान पत्र में जनता ने खुद सेल्फ डिक्लेरेशन में बताया जी कौन बेरोजगार है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन है ना, आप उसको तो मानोगे। देखिए, आप नीति आयोग की रिपोर्ट को नहीं मान रहे हो, NSS की रिपोर्ट को आप नहीं मान रहे हो, परिवार पहचान पत्र में सेल्फ डिक्लेरेशन को आप नहीं मान रहे हो, आप किसको मान रहे हो? CMI को, क्योंकि वो आपकी निजी एजेंसी है, वो आपके कार्यकर्ता की है। वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि घर की गई काका लिखती।
तो ये इस तरह की राजनीति जो कांग्रेसी मित्र करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता उसको बेहतर जानती है। एक बात का और कहूंगा, देखिए महंगाई का बार बार जिक्र, राहुल जी भी महंगाई की बात कर रहे थे, लेकिन 2010 और 11, अगर हम 2010-11 की फिगर देखते हैं, हमारे देश में डबल डिजिट के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कभी नहीं गया था, कांग्रेस के कार्यकाल में गया। और आज हालांकि इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते कि कोविड के बाद, रूस युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय महंगाई बढ़ी थी, लेकिन आज अगर हम भारत की बात करते हैं, हम आज 5.7% हमारा सीपीआई है जो कंट्रोल्ड है। और अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे अभी हमारे कांग्रेसी मित्र, वो कह रहे थे आप देखिए जीएसटी के बाद और नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था। आईएमएफ के जो अध्यक्ष हैं, कल ही उन्होंने ये बताया है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है इस वक्त। ठीक है सर, आपकी मित्र जो है वो कंफ्यूज है। जी जी, चलिए चर्चा में हम आगे जाएं, उससे पहले हम सीएम को सुन लेते हैं। जीएमडीए की बैठक गुरुग्राम में हुई और उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उनकी ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। क्या बोलेंगे सीएम, सुने। देखिए, वैसे तो एक लोकतंत्र पार्टी के नाते से सबको अपना अधिकार होता है, कोई भी कार्यक्रम करे, हमें उसमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का सारी यात्रा का पिछला देश भर में घूम के आई है, जहाँ जहाँ से यात्रा आगे निकल जाती है, पीछे वाले लोग यात्रा के बारे में जो कमेंट करते हैं वो जरूर सुनने वाले हैं कि जो अपनी पार्टी को जोड़ करके नहीं रख सकते और वो देश को जोड़ने चले हैं, तो यात्रा का कोई अर्थ नहीं है। फिर भी ये कार्यक्रम है और एक रस्म पूरी करनी है और अगले कुछ दिनों में चला करके रस्म पूरी हो जाएगी और जा करके आगे बढ़ जाएगी। हरियाणा में 3 दिन यात्रा है, हमें अपनी व्यवस्थाओं के नाते से किसी प्रकार की कठिनाई और ना आए, हमारा दायित्व बनता है। वो तो केवल एक कार्यक्रम है रजत जी, केवल एक कार्यक्रम है, रस्म है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। और देखिए ये बात बार बार कही गई है, आपने भी कहा, कांग्रेस के अलावा जो भी कांग्रेस के विरोधी दल हैं वो बार बार कहते हैं कि पहले अपने संगठन को, अपनी पार्टी को तो एक कर लें, कांग्रेस को जोड़ दें, उसके बाद भारत जोड़ने की बात होगी। देखिए, ये तो ज्योति जी आम चर्चा है और बहुत से डिबेट इस पे हो चुके हैं और डिबेट का जो कारण रहा है वो भी कांग्रेसी नेताओं की जो आपस में जो बयानबाजी है, जो खासकर मैं कहूँगा फतेहाबाद उपचुनाव के जो बाद सारा कुछ आदमपुर उपचुनाव के बाद जो सारा कुछ हुआ, उसके बाद ज्यादा ये उभर के सामने आई है। हो तो गया था राज्यसभा चुनाव में, आपको पता है सारा कुछ, राज्यसभा वाले चुनाव में ही हो गया था इसकी शुरुआत और धीरे धीरे करके आदमपुर उपचुनाव में ये खुल के सामने आ गई गुटबाजी। और मुश्किल है, जहाँ तक मैं नेताओं को मैंने बहुत क्लोजली देखा है, कोई भी अपनी जो है वो जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। सभी अपना मुश्किल क्या असंभव ही कह लीजिए, मीडिया में जितना मर्जी ये दिखाने की कोशिश भी कर लें, लेकिन इनकी एकजुटता होना मुश्किल है। दूसरा, बेरोजगारी की यहाँ बात हो रही थी, तो सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर वो बीजेपी के इतने अगेंस्ट हैं तो वो गुजरात को हमेशा सबसे कम बेरोजगारी में दिखाते हैं। उसके बाद ओडिशा, कर्नाटक में भी कम बेरोजगारी दिखाई है। उसके बाद अगर आप कहें तो आपके उत्तर प्रदेश में वो भाजपा के जो रूल स्टेट हैं वहाँ कम बेरोजगारी क्यों दिखाते हैं। राजस्थान हमेशा नंबर 2 में ही ऑलमोस्ट रहता है, राजस्थान कांग्रेस की स्टेट है। मैंने शुरुआत में अत्रे जी से कहा कि जहाँ कम आंकड़े दिखाते हैं क्या वहाँ पर ठीक मान लिया जाए, मैंने शुरुआत में ही पूछा इनसे। हाँ, और ज्योति जी एक बात थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ग्रुप सी के लिए अभी मुझे लगता है 12.5 लाख, सिर्फ ग्रुप सी, डी की बात नहीं कर रहा, ग्रुप सी के लिए 12.5 लाख के आसपास बच्चों ने रजिस्टर किया अभी अपने आप को। और उससे पहले सिपाही की भर्ती थी, उसमें करीबन 10 लाख आवेदन आए थे। तो जितने आवेदन आते हैं उससे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हरियाणा में कितनी बेरोजगारी है। और रूरल जो है अनएम्प्लॉयमेंट वो अर्बन से भी ज्यादा है इस वक्त हरियाणा के अंदर। बहुत से बच्चे आपने देखा होगा अपनी जमीनें तक बेचकर विदेश जाने पर मजबूर हो जाते हैं। हाँ, ये बात भी कि इसमें जो एक बात यहाँ नेशनल वेल्थ की बात थी, तो 70% जो नेशनल वेल्थ है वो केवल 10% लोगों के हाथ में, अमीर और होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। नोटबंदी से कोई इतना कोई पर्पस अचीव हुआ हो, क्या पर्पस अचीव हुआ है वो अत्रे जी से पूछ लीजिए कि क्या पर्पस अचीव हुआ है। पर्पस कोई अचीव नहीं हुआ। जहाँ तक जीडीपी की बात है तो 2003-04 में 8.5% जीडीपी थी, 2019 में केवल 3.74 रह गई थी एक टाइम पे, वो भी इन्हीं का टाइम था।
पर कैपिटा इनकम में देश के पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो इंडिया 197 में 142वें स्थान पर है। हंगर इंडेक्स में 121 में से 107वें थे। हमारी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रही है। हम जो एशियन में करेंसी में डॉलर के अगेंस्ट हमने वर्स्ट परफॉर्म किया है और काफी लंबे समय से कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल की सबसे ज्यादा है और जो महंगाई है वो भी जो आप गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, कोई भी व्यक्ति जो सीधा आंकड़ों की बजाय अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको सारी पोल खुल जाएगी। जो भी बंदा अपना कुछ स्पेंडिंग करता है उसकी क्या सेविंग है आज के हाथ में, कितना मुश्किल हो गया, रेंटल कितने हाई है, महंगाई तो देखिए है। तेल तो अगर आप जो भी घूमता है उसे पता है। और किसानों की तो सिर्फ इनकी एनएसएसओ की रिपोर्टिंग के मुताबिक 27 रुपए पर दिन कमाता है। मनरेगा का मजदूर ही 550 रुपए उसकी दिहाड़ी है। किसान की आय दुगनी की बात, किसान की आय दुगनी ये लोग नहीं कर पाए। तो कौशल रोजगार जैसे अग्निवीर है वैसे एक कौशल रोजगार शुरू कर दिया। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में लोगों को पता है ये सत्य है, इनका कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा के प्रवक्ता उसका जवाब देते हैं। जवाब भी देना चाहते हैं। साथ ही अत्रे साहब, चूंकि देखिए पानीपत को चुना गया रैली के लिए, है ना, और पानीपत उद्योग नगरी के तौर पर भी, हैंडलूम के लिए भी भारत में नाम के काफी पानीपत का, तो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि नोटबंदी और जीएसटी ऐसे दो हथियार रहे। भले ही आप लोग उसके बाद चुनाव जीत गए हों, लेकिन राहुल ये आरोप लगाते हैं कि छोटे उद्योगपतियों की, व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया और पानीपत पर इसका खासा असर, हरियाणा पर भी इसका असर और पूरे ही देश पर इसका असर हुआ। मैं राहुल गांधी की बात का जवाब तो दूंगा। पहले मैं जो पंजेटा जी ने कहा है थोड़ा सा उनकी बात का जवाब दे दूं। वो ये कहते हैं कि ग्रुप सी के अंदर 12 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, जो ये दिखाता है कि बेरोजगारी है। पंजेटा जी, जो बच्चे ग्रुप डी के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद में, और ये तो सामान्य जीवन का हिस्सा भी है, हर आदमी चाहता है मैं थोड़ा तरक्की करूं, मैं इससे बेहतर करूं। तो जो बच्चा ग्रुप डी में नौकरी कर रहा है वो भी चाहता है कि अगर मुझे ग्रुप सी की नौकरी मिलती है तो मैं ग्रुप सी की नौकरी में। अच्छा अत्रे साहब, आपको याद होगा ग्रुप डी की नौकरियां जब निकाली गई थी तब भी शायद 18 से 19 लाख लोगों की ओर से या युवाओं की ओर से उसमें आवेदन किया गया था। तब भी विपक्ष ने घेरा था। 18-19 लाख की फिगर की जानकारी तो खैर मुझे नहीं है, करीब 18 लाख। मैं जो बता रहा हूँ ये बेहतर करना चाहता है राष्ट्र और ये जीवन का हिस्सा। दूसरी बात, एक सवाल इन्होंने एक और किया कि जो नोटबंदी है उससे क्या प्राप्त हुआ। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कश्मीर के अंदर स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं कितने बड़े स्तर पे होती थी, क्योंकि उसके अंदर जो टेरर फंडिंग होती थी वो ये ना जो ब्लैक मनी होती थी या यूं कहिए जो इस तरह का जो पैसा होता था वो यूज होता था। क्या आज स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं कश्मीर में होती है? ये नोटबंदी का एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया है और भी बहुत से उदाहरण है, उसमें ज्यादा समय चला जाएगा। अब एक और चीज इन्होंने कही है, हंगर इंडेक्स में देश का स्तर जो है, जो रैंक है वो बढ़ गया है। देखिए ज्योति, इस देश के खिलाफ कितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे षड्यंत्र होता है। जिस देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बट रहा है लगभग पिछले 1.5-2 साल से, क्या वहां पे हंगर इंडेक्स में स्तर हमारा बढ़ सकता है? जहां पे गरीब आदमी को सरकार की तरफ से मुफ्त अनाज मिल रहा हो, क्या इज इट पॉसिबल? लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक एजेंडा है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है किस तरह से इस देश को बदनाम किया जाए, और हमारे यहाँ के लोग भी उसमें छुप जाते हैं। हमारे के लोग उन रिपोर्टों को लेके बार बार बोलना शुरू करते हैं, जैसे पंजेटा जी बोल रहे हैं। चलिए सर, समय अभी कम है। 154 लाख सुनिए पंजेटा जी, अब राहुल जी ने जो बात की, और भी लोग हरियाणा के अंदर 1,60,000 से ज्यादा स्मॉल, माइक्रो, मीडियम, लार्ज इंडस्ट्रीज जो है लगी है, जिसके अंदर 12 लाख युवा जो है उनको पार्लियामेंट में एमएसएमई के बारे में क्या कहा निर्मला सीतारमण जी? स्मॉल, मीडियम, लार्ज, मैं तो सारी कह रहा हूँ भाई, मैं तो उसमें माइक्रो भी ले रहा हूँ, बंद हुई है वो, स्मॉल भी ले रहा हूँ, मीडियम भी ले रहा हूँ, 1,60,000। अब जब किसी प्रदेश सरकार में पार्लियामेंट में क्या था इसके बारे में लगते हैं, तो आपने देखा होगा मारुति के बारे में कितना कुप्रचार करने का प्रयास हुआ था, मारुति शिफ्ट हो रहा है, मारुति शिफ्ट हो रहा है। सर संक्षेप में पूरा कीजिए बात को। एक्स्ट्रा कारखाना लगाया, तो ये दुष्प्रचार है। राहुल गांधी जी जो है केवल झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नलिन हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर, कांग्रेस की जब आप बात करते हैं, हुड्डा साहब के नाम पर वोट थे, इसमें कोई दोहराई नहीं, और राहुल गांधी की अगर स्वीकार्यता बढ़ती है, अगर हरियाणा की जनता उनके नाम पर भी कुछ वोट करती है आने वाले दिनों में, तो जाहिर है कांग्रेस को फायदा तो होगा चुनाव पे।
देखिए, बात कांग्रेस की जो इंटेंट और जो कांग्रेस का जो एक एरोगेंट रवैया है उसकी है। था जब उनको करेक्ट आपने करा कि नहीं 31 से 30 विधायक हो गए हैं और ये शायद उनकी जो ये भारत जोड़ने की जो कुशल क्षमता है उसके चलते ये हुआ है, पूरा हरियाणा प्रदेश इसका साक्षी है। तो एक बड़ा रवैया ऐसा आया कि कोई बात नहीं 30 हो गए तो भी क्या है उसमें, तो ये इसी एटीट्यूड के साथ ये 30 से 3 और 3 से 0 हो जाएंगे, लेकिन ये डिबेट पे यही चलता रहेगा, अगला चुनाव हम जीतेंगे, अगला चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन वो अगला चुनाव कभी आएगा नहीं। कारण मुख्य ये है कि जमीनी स्तर पर लोगों के साथ कनेक्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आज जो ये यात्रा की भी बात है, इधर उधर की सारी बात घुमा के कोई भी कुछ कह लेगा, लेकिन क्रक्स और जो परसेप्शन है इस यात्रा का आम जन के अंदर वो ये है कि ठीक है कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, सारे कांग्रेसी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर वो इंटेंट क्लियर नहीं हो पा रही कि यात्रा करी क्यों जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है। अगर राजनीतिकरण करना चाह रहे हो तो खुल के कहो कि पॉलिटिकल पर्पस से या पॉलिटिकल ग्राउंड गेन करने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। अगर कोई बेहतर सॉल्यूशन कोई देश के लिए है तो वो आप बताने का काम करें कि हमारी सरकार आने पर हम ये बेहतर काम करने का वो करेंगे। वो कुछ नहीं, सिर्फ वही एंटी एस्टैब्लिशमेंट रवैया, वही पहले जो रैलियों में वादे तो किए जा रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ये कुछ हाँ, किया जाएगा। तो नया तो कुछ नहीं लेके आ रहे ना, नया सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल वही सारी बातें जो पहले रैलियों में करते थे वही अब पॉलिटिकल हो गया ना, तो वही अब यात्रा के उसमें माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, खटाना जी आपका आखिरी कमेंट। कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के पास बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े स्ट्रक्चर के नेता हैं, अलग अलग जिलों की बात करें, अलग अलग हरियाणा के हिस्सों की बात करें, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये सभी बड़े नेता दूसरे नेताओं को बड़ा नेता मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में 2024 में अगर आप लोगों को अच्छा प्रदर्शन करना है तो अपने भीतर भी एक लड़ाई लड़नी होगी, वो होगी कांग्रेस जोड़ने की, हरियाणा कांग्रेस में। देखिए 2019 में हुड्डा साहब को कमान 15 दिन पहले दी गई थी। जब कमान दी गई थी जब हुड्डा साहब को, तो हुड्डा साहब खटाना साहब तो हुड्डा साहब का प्रचार कर रहे हैं। आज हुड्डा साहब को इस तरीके से चीफ सेक्रेटरी ने कमान दी है, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और उस तरीके से आज पूरा हरियाणा जो आप तो परेशानी तो देखिए आपने ठीक कहा कि उनको थोड़े दिन पहले ही उनको कमान दी गई थी, लेकिन जब उन्हें कंप्लीटली फ्री हैंड दिया गया कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी उनके पसंद के हैं, 4 कार्यकारी अध्यक्षों में से एक कार्यकारी अध्यक्ष उनके पसंद के हैं, उसके बाद क्या हुआ, एक बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए, राज्यसभा हार गए आप लोग, आदमपुर आप लोग हार गए। तो दिक्कत तो यही है ना कि दूसरे नेता स्वीकार नहीं करते, एक लीडरशिप में चलने को तैयार नहीं। आदमपुर बिश्नोई परिवार से बाहर जब भी कोई लड़ा है कांग्रेस का 10,000 वोट से ऊपर नहीं गया। इसका 52,000 लोगों ने कांग्रेस में आस्था दिखाई है, 52,000 वोट लिए हैं। ठीक है चुनाव हम हार गए, लेकिन 52,000 लोगों ने विश्वास आदरणीय हुड्डा साहब की नीतियों पर, उनकी जनता की 36 बिरादरी पर और उनके काम पर दिखाया है, जिस तरीके के विकास की। और जो मेरे भाई बार बार अत्रे साहब कह रहे थे कि झूठ बोलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने 70 साल में किसी ने नहीं बोला, इससे झूठी सरकार, चाहे वो बुलेट ट्रेन की बात कर लो, चाहे 15 लाख रुपए खाते की बात कर लो, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात कर लो, जितने झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी में आई रहे, इतना तो कोई बोल ही नहीं सकता। इतना झूठ किसी सरकार में नहीं बोला गया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बोला गया। एक मेरे दूसरे भाई नलिन हुड्डा जी कहते जी इंटेंट क्लियर नहीं है। अरे भाई भारत जोड़ो यात्रा 3 शब्द में इंटेंट क्लियर नहीं है। अगर इंटेंट क्लियर नहीं है तो वो तुम्हारे को नहीं है। अगर तुम्हारे को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है और वो यात्रा आप करो इंटेंट क्लियर, आप बताओ किन मुद्दों के ऊपर यात्रा करी जा रही है। वो जो बैठे हुए हैं, जब उन्हीं को नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, बता दो, इंटेंट बता दो। एक मेरे दूसरे भाई कह रहे थे जी बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, 1100 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल बिक रहा है, किसान की सब्सिडी खत्म कर दी, लोगों को हर 6 महीने में एक नया कर लगा दिया जाता है, कभी बिजली के दर बढ़ाए जाते हैं, कभी गृह कर बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये तमाम मुद्दे राहुल गांधी की ओर से भी उठाए गए। तो देखिए आज दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है, पानीपत में रैली की गई,
अब करनाल पहुंचेंगे, उसके बाद कुरुक्षेत्र, अंबाला की शंभू बॉर्डर से होते पंजाब में यात्रा जाएगी और लद्दाख तक जाने की बात कही गई है। कितना फायदा देश में और कितना चुनावी फायदा, राजनीतिक फायदा हरियाणा में मिल पाएगा इस यात्रा का? क्या कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? सत्ता के खिलाफ अगर कोई लहर है तो क्या कांग्रेस उसे भुना पाएगी? इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में वक्त देने के लिए। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हम बात कर रहे थे। राहुल की स्वीकार्यता कितनी बढ़ेगी, हरियाणा में कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलती है जीटी रोड बेल्ट पर? और इससे पहले चूंकि 3 जिलों में जहां राहुल थे वहां पहले से कांग्रेस मजबूत है, लेकिन इन 4 जिलों में और इसके अलावा पूरे ही हरियाणा में कांग्रेस को कितनी मजबूती इस यात्रा से मिलती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।